अध्याय 1111 से 1115। यू चे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जेड पत्थर को अपनी हथेली में घुमाया। तारों की भांति चमकती प्रकाश की 9 किरणें उसकी आंखों में समा गई। काफी देर तक उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दिव्य 9 सितारा बुद्ध जैग, ये वह था जो वह केवल अपने सपनों में ही चाह सकता था। उसे बार बार बताया गया था कि ऊपरी सितारा क्षेत्रों में भी इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। उसने डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड की खातिर लेई कियानफेंग से भारी मात्रा में गहरे पत्थर उगाही किए थे। वास्तव में उन्होंने स्वीकार किया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब यह सीधे उनके हाथों में आ गया है। यह ऐसा था मानो वह अभी अभी स्वर्ग से नीचे गिरा हो और उसने बस झुककर उसे उठा लिया हो। लेई कियानफेंग एक निचले क्षेत्र का राजा था, उसके पास इतना खजाना कैसे हो सकता था? और वह स्पष्ट रूप से मर चुका था और इसे उसके शरीर से नहीं हटाया गया था, और वह बस इसे लेने में कामयाब रहा। और यह वही था जो वह पूरे समय से तलाश रहा था। यह सौभाग्य का चरम आघात था। क्या स्वर्ग ने आखिरकार उसकी जरूरतों को पहचान लिया? क्या आखिरकार उनकी आंखें खुली? हालांकि उसे सदमे और असंभवता का गहरा एहसास हुआ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था। वह हंसना चाहते हुए कान से कान तक मुस्कुराया, लेकिन उसकी भावनाएं इतनी उफान पर थी कि वह अस्थायी रूप से भूल गया कि कैसे हंसना है। लेई कियानफेंग को मरे काफी समय हो गया था और उसकी लाश सफेद पड़ने लगी थी। हालांकि उसका वह भयानक और धमकी भरा चेहरा अचानक यू चे की आंखों को बहुत अच्छा लगने लगा। लेई कियानफेंग, जब आप जीवित थे तो आपने अनगिनत बुरे काम किए, लेकिन अपनी मृत्यु में आपने वास्तव में एक बड़ा अच्छा काम किया है। यदि आपने ये चीज मुझे पहले ही सौंप दी होती, तो शायद मैं आपके बेटों को इससे भी तेज मौत मरने देता। यू चे ने लेई कियानफेंग से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने जेड के इस टुकड़े को हटा दिया जो सचमुच स्वर्ग से गिर गया था। जैस्मीन, यू चे ने अपना सिर उठाया और याद करके मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग भी चाहता है कि मैं तुम्हें एक बार फिर पाऊं। अब मुझे केवल अमर सम्राट घास के डंठल की कमी महसूस हो रही है। मैं निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से ढूंढूंगा। उसके पीछे एक कमजोर लेकिन परिचित आभा लगातार उसके करीब आ रही थी। युन चे ने अपनी कल्पनाएं बंद कर दी और घूम गया। उसने देखा कि 7 रंग की पोशाक पहने एक लड़की उसकी ओर उड़ रही है। उसके होठों से मधुर और सुंदर धुन निकल रही है। चमेली की पंखुड़ियां सफेद हैं, डेहलिया के छींटे इंद्रधनुषी हैं, गुलाब बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, और चांद का फूल एक बड़ा विकृत संकी है। आह साला, उसने अचानक यू चे को देखा। जैसे ही छोटी जैस्मीन ने उसे बुलाया, वह खुशी से हंसते हुए उड़ गई। हे, तो तुम यहाँ हो। डाकिया क्षेत्र बहुत बड़ा था और फिर भी वह हमेशा उसमें भाग जाता था। यू चे को पहले ही इसकी आदत हो चुकी थी। हालांकि यह छोटी लड़की एक पहेली थी, वह पहले से ही और अधिक जानने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपने चेहरे पर असहाय भाव लाते हुए उत्तर दिया, तुम कहाँ भाग गए थे? हम्फ, आप में अभी भी मुझसे पूछने की ईमानदारी है। छोटी जैस्मीन ने अपनी नाक सिकोड़ ली और उस पर अपना अंगूठा घुमाया। तुम अचानक बिना हिले डुले वहीं बैठ गए और इतनी देर तक मुझे नजरअंदाज करते रहे। बेशक मैंने खुद जाकर खेलने का फैसला किया। जब मैं वापस आया तो तुम गायब हो चुके थे। क्या तुमने मुझे जानबूझकर पीछे छोड़ दिया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे एक पल के लिए अवाक रह गया। आह जीजाजी, वो आपके हाथ में क्या है? कितनी सुंदर रोशनी है। छोटी जैस्मीन उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने निराशा की झलक दिखाई। ये केवल एक गहरा इमेजरी पत्थर है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह किस प्रकार का मजेदार खिलौना था। आप इसे अपनी हथेली में पकड़े हुए हैं। क्या आपने कुछ मजेदार रिकॉर्ड किया है? मैं देखना चाहता हूँ। लेई कियानफेंग ने इन 2 गहन इमेजरी पत्थरों को 9 स्टार बुद्ध डिवाइन जेड के साथ एक साथ रखा था। उनमें स्पष्ट रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग्स थी। यू चे भी काफी उत्सुक था, इसलिए उसने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम जो कुछ भी देखो, तुम्हें मेरी पूर्व अनुमति के बिना उसके बारे में किसी और को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ये तो तय है, जो लड़कियां बकवास फैलाती हैं वे घृणित हैं। छोटी जैस्मीन ने तुरंत उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपने होठों को झुकाया। पहले गहन इमेजरी स्टोन में थोड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा डाली। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन के केंद्र से बाहर की ओर प्रक्षेपित एक छवि। यू चे ने लेई कियानफेंग की आकृति देखी। उनकी आधिकारिक पत्नी जियोकिंग टोग उनके साथ थी।
बगल में एक उत्कृष्ट दिखने वाला युवक था जिसमें कुलीनता की आभा झलक रही थी। उस युवक के पीछे एक ठंडा और सख्त दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। हालांकि यह प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन की एक छवि थी, फिर भी उसने यू चे को एक भारी और दमनकारी एहसास दिया। यू चे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने स्पष्ट रूप से इन दोनों व्यक्तियों की पहचान का अनुमान लगाया, हालांकि उनकी बातचीत ने उसे सदमे में डाल दिया। अरे चाचा, चाचा, रॉयल वुड स्पिरिट के संबंध में मेरे शाही पिता, जो शायद ही कभी क्रोधित होते हैं, इस समय क्रोधित है। गुइके, आपको अपने चाचा की मदद करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रॉयल वुड स्पिरिट के मुद्दे को एक तरफ रखते हुए, इन कुछ वर्षों में वुड स्पिरिट ऑर्ब्स और कल्टीवेशन इंक्यूबेटरों के लिए आपकी श्रद्धांजलि कम और कम हो गई है। यू चे ने इसे अंत तक गंभीरता से देखा। उसकी भौहें तनी हुई थी। जैसे ही छवियां गायब हो गईं, उसने प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। हालांकि यह सिर्फ एक गहरा इमेजरी पत्थर था, यह अचानक हजारों गुना भारी लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस छोटे से गहन इमेजरी स्टोन के भीतर रिकॉर्डिंग आवाजें रखी हुई थी जो दिव्य मार्शल क्षेत्र राजा की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त थी, और यहाँ तक कि उन्हें संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि वह युवक महान साम्राज्य के राजा वू गुइके का बेटा था, और जैसा कि रुयान ने उल्लेख किया था, जो उसका साथ देता था और उसकी रक्षा करता था, वह संभवतः एक भयावह दैवीय संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था। जहां तक इस रिकॉर्डिंग की बात है, अंदर के व्यक्तियों की हलचल, छवियों की स्पष्टता, उनके सभी तौर तरीके, उनकी निगाहें और भाव अत्यंत स्पष्टता के साथ रिकॉर्ड किए गए थे। प्रत्येक अभिव्यक्ति को पूरी तरह से कैद किया गया था और उनकी आवाजें ऊंची और स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था मानो ये बहुत कम दूरी पर रिकॉर्ड किया गया हो। और यह वू गुइके, जिसके पास ये दिव्य संप्रभु विशेषज्ञ चेंग ज्ञान था, को वास्तव में बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। लेक यानफेग ने इसे कैसे पूरा किया? इतना उबाऊ। ये बिल्कुल अजीब है कि लोग अजीब बातें कह रहे हैं। बिल्कुल भी मजा नहीं। नन्ही जैस्मीन अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ बड़बड़ाती रही। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अचानक चमक उठी। वह हंसते हुए बोली, हालांकि हरे रंग की पोशाक पहने वह बड़ी बहन वास्तव में बहुत सुंदर लग रही है। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन के इस टुकड़े को हाथ में लेकर जब तक समय सही था, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब उसका दैवीय मार्शल क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया है। और यह अपेक्षाकृत बड़ी पकड़ थी। एक ऊपरी तारा क्षेत्र पर और उसके महान क्षेत्र के राजा तक पकड़ बनाने में सक्षम होना। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? युन चे अब अगले गहन इमेजरी पत्थर के प्रति उत्सुकता से भर गया। उसने तुरंत उसे उठाया और उसमें कुछ गहरी ऊर्जा डाल दी। इससे पहले कि छवियां दिखाई देने लगे, एक आदमी की भारी सांसें और एक महिला की आनंददायक चीखें सुनाई देने लगी। फिर रिकॉर्डिंग में एक जोड़ा, एक पुरुष और एक महिला, ये करते हुए दिखाई दे रहे थे। समय आधी रात का था और चंद्रमा की रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वह आदमी वू गुइके था, और वह महिला, वह वास्तव में लेइक यानफेन की आधिकारिक पत्नी, वू गुइके की चाची, जियोकिन टोग थी। यूं चे स्तब्ध था। उसके कानों के एक तरफ एक गुस्से में युवा लड़की की आवाज थी जो उस पर चिल्ला रही थी। छोटी चमेली ने अपनी आंखें ढक ली और दूर कूद गई। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का था। तुम बुरे आदमी, सेक्स के शौकीन, सुपर डुपर परवट। तुम वास्तव में बहुत घृणित हो। ये इस तरह की घिनौनी चीज। तुम टिल्डा एक प्रतिशत। युन चे ने जल्दी से प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को हटा दिया और बचाव में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ये मेरी चीजें नहीं है, मैंने अभी अभी इन्हें उठाया है। आपने न केवल इतना घृणित कार्य किया, बल्कि आप अपने गलत कार्यों को स्वीकार करने से भी इनकार कर रहे हैं। तुम सचमुच बहुत बुरे आदमी हो। छोटी चमेली चिल्लाई। युन चे ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं एक घृणित सुपर डुपर विकृत व्यक्ति हूँ, इसलिए भविष्य में तुम्हें मेरा अनुसरण नहीं करना चाहिए। समाप्त होने के बाद उसने लेइक यानफेग की लाश को पकड़ लिया और उड़ना शुरू कर दिया। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए रुको। नन्ही चमेली ने उसके पीछे दौड़ते हुए अपने दोनों छोटे हाथ अपनी आंखों से नीचे लाए। उद्धरण चिन्ह ... तुम अब भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरा जीजा बनने को किसने कहा? भले ही आप एक बड़े बुरे पतित विकृत व्यक्ति हैं, फिर भी मुझे आपको स्वीकार करना होगा। मैं बहुत दयनीय हूँ। छोटी चमेली के चेहरे पर दया की तस्वीर थी। युन चे ने अपनी आंखें घुमा ली। वह उत्तर देने में बहुत आलसी था। उन्होंने सोल संप्रदाय की स्थिति की जांच नहीं की। युन चे अपने साथ लेइक यानफेग का शव लेकर आए और ब्लैक सोल माउंटेन के पास से उड़ान भरी।
डाकिया शहर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए डाकिया शहर के दक्षिण में पहुंचे। ये नष्ट हो चुका गुप्त क्षेत्र था जहां वुड स्पिरिट जाती रहती थी। यह उनका अंतिम विश्राम स्थल भी था। जब वह फूलों से भरी इस भूमि पर पहुंचे तो यू चे के चेहरे से सभी अभिव्यक्ति गायब हो गई। उसने लेई कियानफेई को जमीन पर फेंक दिया और फिर घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हरकतें देखकर नन्ही जैस्मिन का मुंह चौड़ा हो गया। उसने पूछा, जीजाजी, ये जगह कहाँ है? आप क्या कर रहे हो? युन चे ने धीरे से अपना सिर नीचे करते हुए जवाब दिया, ये जगह कभी एक छिपी हुई दुनिया थी। इस जगह पर कई लकड़ी की आत्माएं सुरक्षित रूप से रहती थी। वे मेरे प्रति बहुत दयालु थे, लेकिन कुछ समय पहले वे सभी मेरी वजह से मारे गए थे। ओह, छोटी जैस्मीन ने पलकें झपकाई। कुछ देर की चुप्पी के बाद यू चे ने अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली बाहर की ओर बढ़ाई। आग का एक गोला लेई कियानफेई की लाश पर गिरा और जलने लगा। देखते ही देखते राख उड़ने लगी और चारों ओर फैल गई। दादी किंग ये, सीनियर किंग व्यू, किंग हे, फी यान, किंग झू, मैं आप सभी का ऋणी हूँ। अनगिनत पीढ़ियों से आपकी जाति को नुकसान पहुंचाने वाले इस दुष्ट को आपके पास लाने और आपकी आत्माओं को सांत्वना देने के लिए उसे राख में मिलाने के अलावा मैं इस ऋण को कभी नहीं चुका सकता जो मैं आप सभी का ऋणी हूँ। अब से एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं अपनी पूरी ताकत से करूंगा वह है कि मैं मिलने वाली प्रत्येक लकड़ी की आत्मा की रक्षा करूं। हे लिन, मैं डाकिया क्षेत्र छोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी बड़ी बहन को जरूर ढूंढूंगा। मैं ये शपथ लेता हूं। शायद स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र उसके ठिकाने पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, अगर वह सहमत हो जाती है तो मैं उसे उस ग्रह पर वापस लाऊंगा जहां मैं पैदा हुआ था। वहां वह सुरक्षित रहेगी और किसी भी बदमाशी से पीड़ित नहीं होगी। जैसे ही लेई कियानफेई की राख बिखरने लगी, यहाँ हवा बहुत धीमी हो गई। काफी देर तक मौन रहने के बाद यू चे आखिरकार उठ खड़ा हुआ। छोटी जैस्मीन ने फिर कहा, जीजा जी, आपने अभी कहा कि आप स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, मेरे पास ऐसी चीजें और लोग हैं जिन्हें मुझे ढूंढना है। ईश्वर का क्षेत्र बहुत विशाल है और मैं अकेला हूँ। जो कोई भी मेरी मदद कर सकता है वह संभवतः स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में होना चाहिए। मुझे आशा है कि रहस्यमय और गुप्त क्षेत्र मुझे निराश नहीं करेगा। ओह, लड़की के चेहरे पर विरोधाभासी भाव थे। उसने अपनी नाक दबाए और जल्दी से कहा, जीजा जी, मुझे लगता है कि आपके लिए स्वर्गीय रहस्य लोक में न जाना ही बेहतर होगा। अगर तुम जाओगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा। युन चे ने उसकी ओर घूरकर देखा। आपको कैसे मालूम? यह है। नन्ही जैस्मीन को सोचने में कठिनाई हुई और थोड़ी देर बाद वह हंसी। मैंने कोई कारण नहीं सोचा है। मेरे द्वारा किसी कारण के बारे में सोचने का इंतजार करें और फिर आपको दोबारा बताएं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने तिरछी नजरें झुका ली और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। छोटी लड़की, तुम्हें अभी भी मुझे यह नहीं बताना है कि तुम कौन हो और कहां से हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जाता हूं, आप हमेशा मेरे स्थान का सटीक पता लगाने में सक्षम होते हैं। आप वास्तव में कौन हैं? मेरे करीब आने का तुम्हारा मकसद क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे जीवन रक्षक हैं और मेरे जीजा भी हैं। छोटी चमेली ने ईमानदारी से उसकी ओर देखा। यू चे का मुंह हिल गया। अगर मैं आप पर विश्वास करूं तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। उसने खुद को सीधा किया और उसकी आंखें उस पर टिक गईं। जब मैंने स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का उल्लेख किया तो आपके चेहरे पर एक अजीब भाव था। क्या आप कोई हैं? स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र से? यू चे केवल आकस्मिक रूप से जांच कर रहा था और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके इस वाक्य से लड़की भड़क उठेगी। बकवास, बकवास। निस्संदेह मैं स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में केवल बुरे, अजीब और बदसूरत बूढ़े दादाजी हैं। मैं बहुत प्यारी लोली हूँ। और आपने वास्तव में कहा था कि मैं स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र से कोई हूँ, कि बहुत ज्यादा है। नीच। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने घूरकर देखा और उसकी आभा तुरंत कमजोर हो गई। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस यूं ही था। उद्धरण, आपका यही मतलब था? छोटी जैस्मीन का चेहरा गुस्से से भर गया। ये सबसे खराब चीज है जो आप एक खूबसूरत लड़की के साथ कर सकते हैं। हम्फ, मैं तुम्हें अनदेखा करने जा रहा हूँ। नन्ही जैस्मीन वास्तव में गुस्से में अपनी बात खत्म करने के बाद पलटी और दूर उड़ गई। अरे, यू चे ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा और केवल अपने आप से बुदबुदाया, क्या अजीब है। तुम मुझे मनाने के लिए मेरा पीछा नहीं करोगे।
लड़की की गुस्से भरी चीखें दूर से सुनी जा सकती थी, अब मैं सचमुच तुम्हें नजरअंदाज करने जा रही हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लड़की और भी तेजी से चली गई और तेजी से यूचे की नजरों से ओझल हो गई। लिटिल जैस्मीन के चले जाने के बाद जब यूचे डाकिया शहर लौट आया तब भी वह दोबारा दिखाई नहीं दी। वह मासूम और बेदाग, बचकानी और अनुचित लग रही थी, लेकिन अब जब यूचे ने इसके बारे में सोचा तो वह पूरे समय चुप्पी साधे रही। हालांकि उसकी आंखें असाधारण रूप से निर्दोष और शुद्ध थीं, जैसे कि रत्न सितारों के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा वह कभी भी उसके लिए खतरे का कोई एहसास नहीं लेकर आई। भले ही वह लगभग 2 बार उसकी मौत का कारण बन चुकी थी, यूचे को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके भीतर बिल्कुल भी नफरत नहीं बढ़ रही थी। हालांकि जब वह गुस्से में हास्यास्पद तरीके से चली गई तो उसने राहत की सांस ली, फिर भी उसे उसकी थोड़ी याद आ रही थी। ये स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में जाने का समय है। आशा करते हैं कि वहाँ कुछ पुरस्कार मिलेंगे। अपने पास मौजूद कई अरब गहरे पत्थरों के बारे में सोचकर यूचे आश्वस्त महसूस कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपरी सितारा क्षेत्र कितने ऊपरी थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि 2 स्वर्गीय रहस्यों के लिए इतने गहरे पत्थरों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकेगा। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में पहुंचकर मिस्टर जी पहले ही लौट चुके थे। यूचे को देखते हुए वह तुरंत उठा और असाधारण रूप से उत्तेजित होकर यूचे से कहा, सर लिंग्यू, सोल संप्रदाय बर्बाद हो गया है। डाकिया दायरे में स्थिति काफी हद तक बदलने वाली है। मेरा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड एक बार फिर से नई जान फूंक सकेगा। ये सब कुछ आपके द्वारा हमें दिया गया है, फिर भी हमारे पास आपकी दयालुता को वापस करने का कोई रास्ता नहीं है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने उत्तेजित भाषण के बाद मिस्टर जी यूचे के सामने गहराई से झुक गए। हालांकि यूचे ने ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन परिणाम वास्तव में सुधार के आभार के समान थे। यूचे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और बोली, मिस्टर जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ एक अनुरोध के साथ आया हूँ। क्या सर लिंग यून स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की ओर जाने वाले हैं? मिस्टर जी ने मुस्कुराते हुए आगे पूछा, रुयान ने पहले ही इस जी को आपके मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। कम समय में दिव्य 9 सितारा बुद्ध जैड और अमर सम्राट ग्रास जैसी रहस्यमय वस्तुओं को खोजने के लिए स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र वास्तव में सबसे अच्छा दांव होगा, लेकिन लागत भी बहुत अधिक होगी। हालांकि चूंकि आपके ऐसे इरादे हैं, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हैं। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में जाने के लिए मिस्टर जी और भी अधिक उज्जवल रूप से मुस्कुराए। वास्तव में रुयान 1 घंटे पहले ही इस मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो चुके हैं। तुम्हें बस यहाँ थोड़ा आराम करना होगा और जल्द ही। महोदय, मिस्टर जी के बोलने से पहले ही जी रुयान की आवाज, जो थोड़ी चिंतित थी, पीछे से सुनी जा सकती थी। मिस्टर जी ने पलटकर रुयान को देखा तो भौहें सिकोड़ ली और पूछा, क्या हुआ? सर लिंग्यू, अभी खबर आई है। जी रुयान ने यूचे की ओर देखा। कई घंटे पहले स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र ने अचानक अपनी सीमाओं को बंद करने की घोषणा की। वे किसी को भी प्रवेश करने से मना कर रहे हैं और स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी आयामी संरचनाएं अब सक्रिय नहीं की जा सकती। यह मिस्टर जी ने भौहें चढ़ाई। ऐसा क्यों होगा? ऐसा कहा जाता है कि ऐसा गहन ईश्वर सम्मेलन के कारण हुआ है। हालांकि केवल स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र ही जानता होगा कि यह सच है या नहीं, जी रुयान ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की छाती ऊपर उठ गई और उसने पूछा, क्या उन्होंने बताया कि उनकी सीमाएं कितने समय के लिए सील रहेंगी? ये 2 साल के लिए होगा। ऐसा कहा गया है कि सीमाएं प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के समापन के बाद ही खुलेंगी। जी रुयान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मामला इतना संयोगपूर्ण होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे को फिलहाल ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह ठंडे पानी में भीग गया हो। वो ये कहने से पहले काफी देर तक चुप रहे, चूंकि मैं स्वर्गीय रहस्य लोक में जाने में असमर्थ हूँ, तो कोई भी ऊपरी सितारा लोक जाऊंगा। जब तक अमर सम्राट ग्रास को खोजने का मौका है, ये ठीक रहेगा। सर, जी रुयान ने हल्के से अपने होंठ काटे, लेकिन अचानक आत्मविश्वास से भरी निगाहों से कहा, अगर आप अस्थायी रूप से डाकिया दायरे में रहें तो कैसा रहेगा? दिव्य 9 सितारा बुद्ध जैड और अमर सम्राट ग्रास की खोज करने का काम हम पर छोड़ दे। आप हमारे महान हितैषी हैं। हम निस्संदेह इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं पा सकता हूँ। दिव्य 9 सितारा बुद्ध जैड पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। जहाँ तक अमर सम्राट ग्रास की बात है, वहाँ हमेशा आशा है। यूचे ने अपना सिर हिलाया।
हालांकि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड का व्यापक प्रभाव और मजबूत संबंध थे, फिर भी यह एक निचला सितारा क्षेत्र था। अमर सम्राट ग्रास को खोजने के लिए आशा की एकमात्र किरण उच्चतम स्तर के ऊपरी सितारा क्षेत्र में थी। महोदय, मिस्टर जी ने गंभीरता से कहा, रुयान सही कह रहा है। इस मामले को हम पर छोड़ देना ही बेहतर है। ताकत और जज्बे की दृष्टि से आप अद्वितीय हैं और मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जैसा कोई नहीं देखा। हालांकि आप अभी भी अकेले हैं और लंबे समय से ईश्वरीय दायरे में नहीं है। हालांकि मेरा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड निचले सितारा क्षेत्र से संबंधित है, फिर भी हमारे पास अभी भी 50,000 साल का इतिहास है। हमारी जानकारी केवल असंख्य निचले और मध्य तारा मंडलों तक ही सीमित नहीं है। हम अक्सर ऊपरी तारा मंडलों के संपर्क में भी रहते हैं। चीजों को ढूंढने की क्षमता के मामले में अकेले आपसे तुलना करने पर हमारा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड निश्चित रूप से बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे थोड़ा आश्वस्त लग रहा था। ये जी एक व्यापारी हैं जो कभी किसी का कुछ भी देना नहीं चाहते, खासकर एहसान नहीं। आज सर लिंग युन स्वर्ग के समान महान परोपकारी हैं और फिर भी हम आपको स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में भेजने जैसे एक सरल अनुरोध को पूरा करने में असमर्थ हैं। मेरे दिल में जो शर्म है उसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मिस्टर जी ने उंगली फैलाए और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, 1 साल। कृपया हमें 1 वर्ष का समय दें। अब जब हम आत्मा संप्रदाय के चंगुल से मुक्त हो गए हैं, तो हमने अपने आंदोलनों में स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली है। अमर सम्राट ग्रास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और अपने सभी संसाधन लगाएंगे। यदि हमें यह मिल जाता है और यह हमारी क्षमता के भीतर है, तो हम इसे व्यक्तिगत रूप से यंग मास्टर को सौंप देंगे। यदि यह हमारे सामर्थ्य में नहीं है, तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। कृपया हम पर विश्वास करें। अगर 1 साल में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास यंग मास्टर को यहाँ रखने के लिए चेहरा नहीं होगा। मिस्टर जी बोलते समय असाधारण रूप से ईमानदार और जल्दबाजी वाले थे। वह स्पष्ट रूप से ऐसे शब्द कह रहा था जिससे युनचे को मदद मिलेगी, लेकिन उसने ऐसे विनती भरे लहजे का इस्तेमाल किया था। दरअसल मूलतः वह एक व्यापारी थे। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के आज की तरह समृद्ध होने के लिए ये निश्चित रूप से उस तरीके से संबंधित था जिसमें वे पीढ़ियों से चले आ रहे मामलों से निपटते थे। वह यूचे को चुकाना चाहता था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यूचे पूरी तरह से आश्वस्त था। वह सही था, वह वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति था। स्नो सॉन्ग, फ्लेम गॉड और डाकिया लोकों के अलावा उन्हें किसी अन्य तारा लोक का कोई ज्ञान नहीं था। ईश्वर क्षेत्र की संपूर्ण संरचना के बारे में उनका विचार अभी भी गड़बड़ था। अमर सम्राट ग्रास की खबर ढूंढना। वह अकेला ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं होगा, जिसकी जड़ें 50,000 वर्षों से ईश्वर के दायरे में जमी हुई थी, जिसके संबंध दूर दूर तक फैले हुए थे। फिर यू चे ने अब और नहीं झिझका, सिर हिलाया और कहा, फिर मुझे मिस्टर जी और मिस रुयान पर भरोसा करना होगा। ये बहुत अच्छा है। यू चे का सिर हिलाते हुए देखकर मिस्टर जी अंततः मुस्कुराए। ये जी कल इस मामले में पूरा जोर लगाएंगे। सर, कृपया निश्चिंत रहें। यदि आपके पास जाने के लिए जगह नहीं है, तो आप ब्लैक फेदर में रुक सकते हैं। मैं तुरंत इंतजाम कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं। यू चे ने अपना सिर हिलाया। अमर सम्राट ग्रास मिलने से पहले मैं ब्लैक सोल माउंटेन पर खेती करूंगा। ओह, यह दूसरी बात है कि मुझे इसके लिए मिस्टर जी पर निर्भर रहना पड़ेगा। सोल संप्रदाय के भीतर कई उच्च श्रेणी की गहरी तलवारें होनी चाहिए। यदि यह सुविधाजनक है, तो क्या मिस्टर जी मुझे कुछ पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? जितना अधिक बेहतर होगा। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। डाकिया दायरे में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के कारण ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को अमर सम्राट ग्रास के लिए अपना अनुरोध सौंपने के बाद यू चे ने सभी विकर्षणों को दूर कर दिया और खेती में लौटना शुरू कर दिया। ब्लैक सोल माउंटेन की गहराई में बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय गहरे जानवर इस क्षेत्र में घूमते थे। उपस्थित लोगों में से कई युनचे के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। दैवीय क्लेश क्षेत्र के बाद के चरणों में भी गहरे जानवर थे जिनसे युनचे निपट नहीं पाएंगे, और संभवतः दिव्य आत्मा क्षेत्र में भी गहरे जानवर थे। उस क्षेत्र में पहुंचकर जहां गहरे जानवर एकत्र हुए थे, युनचे नीचे उतरे और होंगर को बाहर निकाला। उसका दिल तुरंत शांत पानी की तरह शांत हो गया और धीमी आवाज के साथ उसके शरीर में गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। हवा बाधित हो गई और कई दर्जन किलोमीटर के भीतर गहरे जानवरों को सतर्क कर दिया गया। तुरंत जमीन हिल गई और भयंकर जानवरों की चीखें आसमान में गूंज उठी। भारी तलवार लाल सोने की लौ की लहरें छोड़ते हुए नाच रही थी।
हागा द्वारा इटर्नल नाइट डेविल तलवार को खा लेने के बाद युनचे लंबे समय तक बढ़ी हुई हेवन स्मिटिंग तलवार की ताकत और वजन को संभालने में असमर्थ था। हालांकि स्वर्ग को मारने वाली तलवार अब उसके हाथ में असाधारण रूप से हल्की लग रही थी। भले ही तलवार से निकलने वाली शक्ति आकाश को चौंका सकती थी, क्योंकि इससे पूरी पर्वत श्रृंखला हिल जाती थी। रुआ गड़गड़ाहट जैसी लंबी गर्जना के साथ एक विशाल जानवर जो एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था, अचानक पीछे से एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। जैसे ही उसने झपट्टा मारा, एक विशाल छाया ने युनचे के परिवेश को पूरी तरह से ढक दिया। युनचे का शरीर इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन उसकी हेवन स्मिटिंग तलवार पीछे की ओर चली गई। हवा के विकृत होने के बाद उग्र तलवार की आभा ने विशाल जानवर के शरीर को नष्ट कर दिया। जो रक्त और मांस बाहर की ओर फूटा, वो हवा के प्रवाह द्वारा तुरंत दूर ले जाया गया और कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। खून की लहराती दुर्गंध ने और भी गहरे जानवरों को आकर्षित किया। बड़ी मात्रा में आभा युनचे की स्थिति की ओर बढ़ रही थी, और युनचे भी यही चाहता था। एक आरामदायक साधना पद्धति संभवतः उसे अपनी प्रगति महसूस करने में असमर्थ बना देगी, और यहाँ तक कि उसका दिल भी धीरे धीरे शांत होने में असमर्थ हो जाएगा। उसे संकट में या यहाँ तक कि मृत्यु के निकट की स्थिति में होने की आवश्यकता थी। ये भी कुछ ऐसा था जो जैस्मीन ने उसे सिखाया था। ब्लैक सोल माउंटेन हल्का हल्का हिल रहा था। दहाड़ने, चीखें और चीखें जल्द ही आसमान में भर गईं और आसानी से सुनी जा सकती थीं। अनगिनत पौधे, खून और आग की लपटें हवा में बिखर गईं। बहुत देर तक कोई सन्नाटा नहीं था। उसके चारों ओर गहरे जानवरों की लाशें बढ़ती गईं और आग की लपटें 5 किलोमीटर से अधिक तक फैल गईं। युनचे के शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगी थी, फिर भी उसकी तलवार का हर वार और अधिक तीव्र होता जा रहा था, क्योंकि उसका खून बहुत अधिक उबल रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि आसमान में बहुत दूर 2 आंखें चुपचाप उसे देख रही थी। छोटी जैस्मिन अपने पैरों को मोड़कर एक बादल के ऊपर बैठ गई। उसके हाथों ने उसके गालों को सहारा दिया और वह बिना पल के झपकाए युनचे को देखती रही। वह बहुत देर तक इसी अवस्था में चुपचाप और गंभीरता से देखती रही, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती थी कि इतना उबाऊ मामला उसे इतनी देर तक और इतनी गंभीरता से घूरने पर क्यों मजबूर कर देता है, अपनी नजरें हटाने से इनकार कर देता है। 1 घंटा बीत चुका था और गहरे जानवरों की चीखें आखिरकार बंद हो गई थी। युनचे अपनी तलवार के सहारे जमीन पर घुटने टेके हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तेज सांसों से उसका शरीर टूट जाएगा। उसके बगल में गहरे जानवरों की लाशों के अवशेष पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे, और खून की दुर्गंध इतनी अधिक थी कि लोगों को इससे उल्टी करने की इच्छा हो रही थी। युनचे एक टूटे हुए पत्थर के सामने झुक गया और अपनी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति भयावह रूप से शांत थी। उस पर लगी सभी चोटें जो अन्य लोगों के लिए भयावह थी, उनके लिए असाधारण रूप से सामान्य और सामान्य थी। सचमुच समान। उसकी निगाह अभी भी युनचे पर टिकी हुई थी। नन्ही जैस्मिन मन ही मन बुदबुदा रही थी। उसकी निगाह अनजाने में धुंधली हो रही थी। उस समय के दौरान जब युनचे ने ब्लैक सोल माउंटेन के भीतर खेती की थी, सोल संप्रदाय के कारण डाकिया क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के उलटफेर से गुजरा था। हालांकि युनचे इन बदलावों के केंद्र में था, लेकिन उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। उसने अपनी सफलता की तलाश में ब्लैक सोल माउंटेन के खतरे वाले क्षेत्र में गहराई तक यात्रा की। उसके हाथ में तलवार थी और अधिक से अधिक खतरनाक जानवरों को मार डाला। बूम! एक आसमान हिलाने वाली आवाज सुनाई दी और एक ऊंचा पहाड़ ठीक बीच में से टूट गया। एक बड़े सींग वाला गहरा जानवर मलबे में गिर गया। युनचे की सांसें थम रही थी। उसके पूरे शरीर पर घाव साफ दिख रहे थे और वह थकावट के करीब था। उसने तुरंत ठीक होने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश नहीं की, बल्कि पश्चिम की ओर देखा। एक महिला आकृति उसकी ओर जा रही थी और आकाश से उतरी। जी रुयान ने आज हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी स्कर्ट पर चांदी की 9 पंखुड़ियों वाले फूलों के पैटर्न थे। उसकी मलमल की बेल्ट पानी के कमल के रंग की थी और उसके बाल आराम से फैले हुए थे, हवा में ढीले लहरा रहे थे। उसके बालों में एक बकाइन फूल का हेयरपिन था, जिससे वह काफी कैजुअल लग रही थी। फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई। सर लिंग युन वास्तव में उत्कृष्ट है। जी रुयान की खूबसूरत आंखें एक ऐसी चमक से भरी हुई थीं, जो दूसरों को दिल से आहें भरने पर मजबूर कर सकती थी। उसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके आधे सिर पर सफेद बाल थे। जब उसकी नजर युनचे पर पड़ी तो उसे भी कुछ ऐसा ही आश्चर्य हुआ। उसने दिव्य क्लेश क्षेत्र के शुरुआती चरणों में एक विशाल जानवर को मारने से पहले उस युवक को व्यक्तिगत रूप से देखा था। हालांकि युनचे को हर जगह चोटें लगी थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था। मिस रुयान, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
यू चे ने जी रुयान की ओर देखा और फिर ध्यान से उसके पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति की जांच की। इस व्यक्ति की गहन शक्ति शक्तिशाली थी, वह संभवतः दिव्य आत्मा क्षेत्र में था। उनके संरक्षण के बिना जी रुयान यहाँ नहीं आ पाते। आखिरकार यह ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड था। भले ही वे आत्मा संप्रदाय तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके बीच एक दिव्य आत्मा विशेषज्ञ का होना काफी अपेक्षित था। जी रुयान ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुराए, छठे अंकल। बूढ़ा घूम गया। जाने से पहले उसने सीधे युनचे की आंखों में देखा और फिर आकाश में गायब हो गया। उसकी आभा अभी भी चारों ओर थी, हालांकि छिपी हुई थी ताकि वह किसी भी समय रुयान की रक्षा कर सके। उफ! यू चे ने एक गहरी सांस ली और स्वर्ग को मारने वाली तलवार को दूर रख दिया। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी चोटों से उबरने लगा। जी रुयान अपनी स्कर्ट को एक तरफ इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ी। अपनी खूबसूरत पोशाक गंदी होने के डर के बिना वह यू चे के सामने बैठ गई। उसने एक बैंगनी क्रिस्टल अंगूठी पुनः प्राप्त की। सर लिंग युन ने हमें पहले कुछ उच्च श्रेणी की गहन तलवारों की तलाश करने का निर्देश दिया था। आपको जो चाहिए वह अंदर होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि आपको ये याद है या नहीं, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तो विंड एंड विला का विषय था। विंड एंड विला को सोल संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध तलवारें खो दी। उनमें से अधिकांश वास्तव में सोल संप्रदाय के भीतर थे। पिता सर लिंग युन के अनुरोधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए उन्होंने इन प्रसिद्ध तलवारों को खोजने के लिए बहुत सारा सोना और संसाधन खर्च किए। मेरा मानना है कि इन्हें देखने के बाद आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। यू चे ने बैंगनी क्रिस्टल की अंगूठी ली और अपनी गहन शक्ति से उसे घुमाया। विभिन्न प्रकार की गहरी तलवारें थीं, कुल मिलाकर कम से कम 30, और प्रत्येक तलवार से एक असाधारण आभा निकलती थी। नीले ध्रुव तारे के भीतर वे बिना किसी तुलना के तलवारें होंगी, और यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र में भी वे अभी भी असाधारण हथियार होंगे। बहुत अच्छा, युन चे हंसे। उसने अंगूठी दूर रख दी और निगाहों से धन्यवाद व्यक्त किया। हागा जो तलवारें खाता था, इटर्नल नाइट डेविल तलवार को छोड़कर वे सभी निचले क्षेत्र की साधारण तलवारें थी, और अभी उसने जो प्राप्त किया वह दिव्य मार्ग की तलवारें थी। यदि हागा इसे खा ले तो उनमें से कोई भी हागा की शक्ति में भारी वृद्धि कर देगा। अभी उसे जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह थी हेवन स्मिटिंग सोर्ड का विकास, ताकि उसकी अपनी शक्ति बढ़े। आत्मा संप्रदाय के बुरे कर्म बहुत अधिक हैं। डाकिया क्षेत्र में कई संप्रदाय पहले से नाराज थे, फिर भी इसके बारे में कुछ भी करने से डरते थे। अब जब उन्होंने दैवीय मार्शल क्षेत्र का समर्थन खो दिया है, तो संभवतः वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। मेरे पिता प्रतिशोधी व्यक्ति नहीं है। उन संप्रदायों से प्रतिशोध लेने से पहले वह उन सभी को संबंधित शाखा संप्रदायों में भेज देगा जिनकी खेती अपंग हो गई है, और उन शाखा संप्रदायों ने खुद को सील कर लिया है। युन चे ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। ये देखते हुए कि उसे उतनी दिलचस्पी नहीं थी, जी रुयान ने जारी नहीं रखा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने युन चे के शरीर पर चोटें देखी तो सदमे की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, सर लिंग युन, क्यों आप इस तरह से गहन शक्ति का पीछा क्यों कर रहे हैं? आपकी वर्तमान खेती के आधार पर आप अपने साथियों के बीच असाधारण माने जाते हैं। आप व्यावहारिक रूप से खेती करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। 9 स्टार दिव्य बुद्ध जेड और अमर सम्राट ग्रास की गहनता से खोज करना इसलिए है ताकि आप अपनी गहन शक्ति को बढ़ा सकें। क्या मैं सही हूँ? उद्धरण चिन्ह ... मैं 2 साल में प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में प्रवेश करना चाहता हूँ, युन चे ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। जी रुयान हैरान थी, उसे यकीन नहीं था कि यह उसके कारण से था या उसके सीधे तौर पर उसे बताने के कारण। मैं देखता हूँ, ये वास्तव में कई युवा गहन अभ्यासकर्ताओं का अंतिम लक्ष्य है। मिस रुयान, आपने बहुत सी चीजें देखी हैं और आपका ज्ञान बहुत व्यापक है। आप इस सत्र के प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन और इसके आसपास की स्थितियों के बारे में भी जानते हैं। क्या आप मुझे विशेष रूप से 4 महान राजा क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं? यू चे ने अपनी आंखें खोली। स्टार गॉड क्षेत्र, यह है। जी रुयान ने आह भरी, और कुछ सोचने के बाद, राजा क्षेत्र के स्तर के मामलों के संबंध में, यहाँ तक कि ऊपरी सितारा क्षेत्रों को भी उन पर पकड़ बनाने में कठिनाई होती है, हमारे जैसे छोटे संगठन के अलावा। और क्या रुयान को बस यही पता है? ईश्वर क्षेत्र में बाकी सभी लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए, स्टार गॉड दायरे का उल्लेख करते हुए पहली बात जो हर किसी के दिमाग में आती है वह 12 स्टार देवता हैं। 12 स्टार देवताओं के नेता महान दायरे के राजा हैं, स्वर्गीय मुख्य सितारा भगवान। स्टार गॉड दायरे का राजा भी 12 सितारा देवताओं में से एक है। यू चे ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, जी रुयान ने उत्तर दिया और फिर मुस्कुराए।
अभी रुयान पूरी तरह से विश्वास करता है कि सर लिंग यून वास्तव में निचले लोकों से है, क्योंकि ईश्वर क्षेत्र में ये सामान्य ज्ञान है जिसके बारे में बच्चे भी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह ... राजा क्षेत्र का राजा और 12 तारा देवताओं का नेता भी। हालांकि वे सभी 12 सितारा देवता माने जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें बाकियों से कहीं बेहतर माना जाता है, युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा। वास्तव में यह इसके विपरीत है। जी रुयान ने असहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। जब सत्ता की बात आती है तो 12 सितारा देवताओं में सबसे मजबूत स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे की नजर बदल गई, विशेष रूप से पिछली पीढ़ी के स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान। वह असाधारण रूप से भयानक था। हालांकि वह वर्तमान स्टार गॉड रियलम किंग का सबसे छोटा बेटा था, उसकी उम्र 60 वर्ष से कम थी, फिर भी वह अकेले ही मून गॉड रियलम में प्रवेश कर सकता था। उस युद्ध के कारण उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि निचले सितारा क्षेत्र के हम सभी लोग भी उनके पराक्रम के बारे में जानते हैं। किसी को कोई संदेह नहीं था कि वह अंततः स्वर्गीय मुख्य स्टार भगवान से आगे निकल जाएगा और शायद पूरे इतिहास में सबसे मजबूत स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान बन जाएगा। एक दशक से भी पहले किसने सोचा था कि वह गिर जाएगा? बहुत से लोगों ने कहा कि यह स्वर्ग की ईर्ष्या का परिणाम था। युनचे की भौहें तन गईं, जैस्मीन का भाई। हालांकि जिस बात ने सभी को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि जब पिछली पीढ़ी के हेवनली वुल्फ स्टार गॉड का पतन हुआ तो स्टार गॉड दायरे में उसके तुरंत बाद किसी और को उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसकी उच्च आत्मीयता थी पिछली पीढ़ी का। जी रुयान ने अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है कि इस पीढ़ी में भाग्य स्टार गॉड क्षेत्र पर चमक रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह किस्मत उनके ट्रू गॉड प्रोजेक्ट के संबंध में जारी नहीं रहेगी। सच्चा भगवान योजना, वह क्या है? युनचे ने आश्चर्य से कहा। इसमें वास्तव में 2 शब्द सच्चे भगवान थे, जिससे उसके दिल में सदमे की लहरें दौड़ गईं। जी रुयान ने हंसते हुए कहा, राजा क्षेत्र के स्तर पर जो लोग दिव्य मास्टर क्षेत्र के शिखर पर हैं, वे सभी इससे आगे बढ़ने और भी ऊंचे क्षेत्र को प्राप्त करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से अनंत स्वर्ग क्षेत्र, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र, स्टार भगवान क्षेत्र और चंद्रमा भगवान क्षेत्र के अलावा सभी सच्चे देवताओं के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, विशेष रूप से ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र और स्टार भगवान क्षेत्र। कई साल पहले उन्हें सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंचने का तरीका खोजने का संकेत मिला था। हालांकि यह नकली समाचार होना चाहिए था। देवता देवता हैं, मनुष्य अभी भी मनुष्य है। मनुष्य के लिए विलुप्त देवताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है। वह मुस्कुराए। मुझ जैसी कमजोर लड़की को भी इसके बारे में पता है, इसलिए उन्हें भी ये तर्क जरूर समझ आएगा। जो जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक वे अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहेंगे। वे उस सीमा तक पहुंच गए हैं जिसे मनुष्य पूरा कर सकते हैं, और इसलिए अब वे सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। युनचे ने शांति से कहा, अन्य दिव्य क्षेत्रों के अन्य राजा क्षेत्र भी इसी तरह होने चाहिए। भले ही वे जानते हो कि यह अंदर से असंभव है, फिर भी वे सफलता की अपनी खोज नहीं रोकेंगे। जी रुयान ने बिना पलक झपकाए एक प्रसन्न मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ऐसा लगता है जैसे सर लिंग यून राजा के दायरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में शामिल होते हैं तो मैं आपको पहले से ही शुभकामनाएं दूंगा। एक बार जब आप अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे तो आप राजा क्षेत्र के सदस्यों को देख पाएंगे। शायद आपको पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी मिलने का मौका मिलेगा। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, युनचे आश्चर्यचकित था। विशेष रूप से पश्चिमी दिव्य क्षेत्र ही क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, जी रुयान ने उत्तर दिया। ऐसा क्यों है? जी रुयान ने धीरे से समझाया। विशाल ईश्वर क्षेत्र में से पश्चिमी दिव्य क्षेत्र उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत है। ड्रैगन गॉड क्षेत्र भी उनमें से प्रमुख क्षेत्र है। ट्रू ड्रैगन रेस शक्तिशाली और भयानक है। वे अहंकारी हैं लेकिन हिंसक नहीं। कई जीवित प्राणियों द्वारा उनकी आराधना और पूजा की जाती है और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र ड्रैगन गॉड दायरे द्वारा संचालित होता है। पूर्वी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के राजा क्षेत्रों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के बीच कुछ विवाद है। जहां तक उत्तरी दैवीय क्षेत्र का सवाल है, जी रुयान आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुके। उत्तरी दैवीय क्षेत्र का क्षेत्र सबसे छोटा है और इसकी शक्ति सबसे कमजोर है। वास्तव में वे अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों द्वारा बहिष्कृत हैं। बहिष्कृत होने के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि वे अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वे कभी भी अन्य 3 से संबंधित किसी भी क्षेत्र पर कदम नहीं रखेंगे और पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र भी इसी तरह उत्तर की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों?
क्या किसी तरह की दुश्मनी है? यू चे ने पूछा। सच कहूं तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र को एक दुखद क्षेत्र माना जा सकता है। जी रुयान ने आगे कहा, देवताओं के युग के दौरान उत्तरी दिव्य क्षेत्र वह स्थान था जहां शैतान जाति रहती थी। शैतान जाति के विनाश के बाद हालांकि उन्होंने देव जाति जितनी विरासतें नहीं छोड़ी, पूर्व शैतान क्षेत्रों में बहुत भारी अंधेरी और शैतानी ऊर्जा थी। जो कोई भी उन शैतान क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और वहां रहेगा, वह अंधेरे शैतान ऊर्जा से प्रभावित होगा और उनमें अंधेरे संविधान विकसित होंगे। उनकी गहन ऊर्जा उन्हें शैतानों के समान भी बना देगी और यह अंधकारपूर्ण संविधान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। अंधेरे संविधान और अंधेरे गहन ऊर्जा के प्रभाव के कारण यदि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतान अन्य दिव्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाएगी और वे कमजोर हो जाएंगे, परिस्थितियों के अनुकूल होने में असमर्थ हो जाएंगे। इसी तरह यदि 3 अन्य दिव्य क्षेत्रों से कोई भी उत्तरी देवलोक में प्रवेश करता है तो वे अंधेरे शैतान ऊर्जा से प्रभावित होंगे और उनकी ताकत में भी भारी गिरावट आएगी। इस प्रकार उत्तरी दिव्य क्षेत्र और अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों का मूल रूप से कोई संबंध नहीं है। उन्हें अक्सर 3 अन्य दिव्य क्षेत्रों द्वारा शैतान क्षेत्र करार दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे अन्य दैवीय क्षेत्रों की नजर में उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतानों को विधर्मी अस्तित्व माना जाता है। युन चे ने उत्तर दिया। हाँ, जी रुयान ने सिर हिलाया। अंधेरे की गहन ऊर्जा मूल रूप से शैतानी रास्ते की ऊर्जा है। यह न केवल दैवीय मार्ग के विपरीत है बल्कि किसी के व्यक्तित्व को विकृत कर देगा। अफवाह यह है कि शैतान जितना अधिक ताकतवर होता है, उसने उतने ही अधिक बुरे काम किए होते हैं और उतनी ही अधिक जानें ली होती हैं, जिससे वे असाधारण डरावने शैतान बन जाते हैं। यू चे, हालांकि जैसे जैसे प्राइमल कैश डायमेंशन की इन ऊर्जा कम हो रही है, उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतानों के लिए उपयुक्त क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। 10 लाख वर्षों के भीतर भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र पहले से ही 2/3 कम हो गया है। कुछ भी नहीं में गायब हो जाना जल्दी या बाद में आएगा। इसी कारण इन्हें सर्वाधिक दुखद दैवीय क्षेत्र माना जा सकता है। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सदस्यों की तुलना एक पिंजरे में फंसे होने से की जाती है जो समय के साथ छोटा और छोटा होता जा रहा है। वे वास्तव में दुखद हैं। यू चे को इसके बारे में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उस समय मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन अंधेरे वातावरण को छोड़ने में असमर्थ था और इस तरह मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में फंस गया था, वहां से आधा कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी भौहें तुरंत हिल गईं। कुछ ठीक नहीं था। जब उन्होंने देवताओं के युग से संबंधित किंवदंतियां सुनी तो उनमें केवल शैतानों और देवताओं के अलगाव का उल्लेख था। उन्होंने एक दूसरे के इलाके में कदम न रख पाने के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। ये इच्छा का मामला था, कोई विकल्प नहीं का मुद्दा नहीं। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन मून स्लॉटर डेविल नेस्ट को छोड़ने में असमर्थ था क्योंकि उसकी आत्मा की उत्पत्ति भारी क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह केवल अंधेरे ऊर्जा वातावरण में ही मौजूद रह सकता था, छोड़ने में असमर्थ था। जहां तक फेन ज्यूचेन का सवाल है, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास एक डाक विशेषता निकाय का गठन था। उसकी शक्ति भी अंधकार गहन ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। हालांकि उनका व्यक्तित्व विकृत था और जैसा कि जी रुयान ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतानों का वर्णन किया था, फेन ज्यूचेन कभी भी अंधेरे वातावरण में नहीं रहे थे। जुवान युवान वेंटियन, जो उसी स्थिति में समाप्त हुए, भी ऐसे ही थे। शायद अंधेरे का वातावरण उनके शरीर और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, लेकिन यह अस्तित्व का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई विशेष कारण होना चाहिए कि क्यों उत्तरी दिव्य क्षेत्र के निवासी अपने शैतान क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ हैं। क्या उन्हें छेद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? यू चे ने अचानक पूछा। एक बार जब कोई शैतान उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़ देगा तो क्या अन्य दिव्य क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा उनका शिकार किया जाएगा? बिल्कुल, जी रुयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और उन्होंने विशेष रूप से बेशक शब्दों का इस्तेमाल किया। शैतान सभी भयानक अस्तित्व है। यदि उत्तरी दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो जाता है तो ये देव क्षेत्र के लिए एक कम बड़ा छिपा हुआ खतरा होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने बात जारी नहीं रखी। जैस्मीन ने भी उसे एक से अधिक बार चेतावनी दी थी कि वह कभी भी अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा को प्रकट न करे, क्योंकि जिनके पास अंधकार में गहन ऊर्जा है, उन्हें बाकी सभी की नजरों में विधर्मी और घृणित माना जाता था। यह इस हद तक गंभीर था कि सभी जीवित प्राणियों में व्यापक भय पैदा हो गया। उन्हें सूर्य के नीचे की हर चीज ने अस्वीकार कर दिया था। जैस्मीन ने जो कहा उसकी पुष्टि जी रुयान की अभिव्यक्ति से की जा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईश्वर क्षेत्र के सभी निवासी इन बातों पर विश्वास करते हैं।
जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ऊपर आसमान में एक रंगीन पोशाक पहने एक युवा लड़की थी। वह झल्लाते हुए और गुस्से से बोली, वह अब भी क्यों नहीं जा रही है? वह घृणित महिला नहीं, वह घृणित जीजा वास्तव में इस महिला के बहुत करीब है और उनके पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत घृणित। युनचे की चोटें स्थिर हो गई थी, उनका रंग रूप काफी बेहतर दिख रहा था। फिर उसे अचानक एक वस्तु याद आई और उसने स्काई पॉइजन पल से ली कियानफेक से प्राप्त रहस्यमय भूरे रंग की चट्टान को पुनः प्राप्त कर लिया। मिस रुयान, मुझे यह वस्तु ली कियानफेंग की लाश से मिली है। यह कोई साधारण गहरा पत्थर नहीं होना चाहिए। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि यह क्या है? यू चे के हाथों में भूरे सफेद पत्थर पर पहली नजर डालते ही जी रुयान की भौहें उछल गईं, जैसे कि उसे अपने पहले अनुमान पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी। उसने ध्यान से इसे यू चे की हथेली से ले लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से कहा, एक शून्य ब्रह्म पत्थर। जी रुयान का ज्ञान व्यापक और विशाल था। वह दुनिया के अनगिनत दुर्लभ खजानों के संपर्क में आई थी, फिर भी उसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया थी। युन चे ने एक प्रश्न पूछा, शून्य ब्रह्म पत्थर क्या है? इसका क्या उपयोग है? जी रुयान ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके चेहरे का सदमा अभी गायब नहीं हुआ था। केवल इसके स्तर के आधार पर एक शून्य ब्रह्म पत्थर को दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड की तुलना में कहीं बेहतर और बहुत उच्च ग्रेड का माना जाता है। ये बहुत अधिक दुर्लभ है। इसके अलावा वर्ड इल्यूजन स्टोन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। एक बार जब आप इसका उपयोग करते हैं तो संपूर्ण प्राइमल कैस हमेशा के लिए छोटा हो जाएगा। यू चे के चेहरे पर सदमा फैल गया। दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड की तुलना में भी दुर्लभ और बहुत उच्च श्रेणी का शून्य ब्रह्म पत्थर के संबंध में दो अलग अलग रिकॉर्ड और अफवाहें हैं। एक का कहना है कि यह विश्व पियसर से बनाया गया है, जो स्वर्गीय गहन खजानों में से एक है। दूसरे का कहना है कि वर्ल्ड पियसर का जन्म एक विशाल शून्य ब्रह्म उत्पत्ति पत्थर से हुआ था। एक बार जब यह बाहर आया तो वह शून्य ब्रह्म मूल पत्थर कई टुकड़ों में बिखर गया, जिससे प्रारंभिक अराजकता में शून्य ब्रह्म पत्थरों के अनगिनत टुकड़े बिखर गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी अफवाह सच थी, एक बात निश्चित थी, इसमें वर्ल्ड पियसर के स्तर पर स्थानिक शक्ति थी, भले ही यह एक बार उपयोग किया गया था। वर्ल्ड पियसर एक खजाना था जिसे स्वर्गीय गहन खजाने के शीर्ष 6 में स्थान दिया गया था। स्थानिक शक्तियों के संबंध में अन्य सभी खजानों की तुलना में इसमें सबसे मजबूत क्षमता थी। अपने ऊपर एक शून्य ब्रह्म पत्थर के साथ यदि आप किसी भी जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति का सामना करते हैं तो आप इसे चकनाचूर कर सकते हैं। आप किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए जारी बात की स्थानिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जिरुयान ने जारी रखा। इसके बारे में ऐसा लगता है कि कोई भी सामान्य स्थानिक गहन पत्थर या टेलीपोर्टिंग संरचना भी समान कार्य कर सकती है। युन चे ने थोड़ा असंबद्ध होकर कहा, बेशक यह अलग है। जिरुयान ने सिर हिलाया। साधारण टेलीपोर्टेशन में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। जितनी अधिक दूरी होगी उतना अधिक बोझ होगा, अधिक समय की आवश्यकता होगी और साथ ही जीवन को खतरे में डालने वाले स्थानिक तूफानों का भी खतरा होगा। वर्ड इल्यूजन स्टोन की टेलीपोर्टेशन दूरी की कोई सीमा नहीं है और यह प्राइमल कैस के भीतर कहीं भी उपयोगकर्ता को तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है, चाहे स्थान कितना भी दूर क्यों न हो। भले ही यह प्राइमल कैस के सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण तक टेलीपोर्टिंग कर रहा हो, यह एक पल के भीतर किया जाएगा। साधारण टेलीपोर्टेशन हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ेगा। मजबूत विरोधियों के खिलाफ वे आसानी से स्थानिक निशानों को ट्रैक कर सकते हैं। शून्य ब्रह्म पत्थर में यह समस्या नहीं है। यह अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है और भले ही कोई अंतरिक्ष के नियमों में बेहद कुशल हो, फिर भी वे आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। समाप्त करने के बाद उसने खुद से बुदबुदाते हुए भौहें उठाई। अजीब बात है, ली कियानफेंग अपने ऊपर शून्य ब्रह्म पत्थर क्यों रखेगा? और उसने मरने से पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या इसका मतलब यह है कि इसे अपने ऊपर रखना एक अतिरिक्त जीवन प्राप्त करने जैसा है? यू चे ने पूछा। बेशक, इसे ईश्वरीय क्षेत्र में सबसे मजबूत जीवन रक्षक खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी रुयान ने हंसते हुए कहा, यदि आप एक दिन अपने आप को एक दायरे के राजा जैसे व्यक्ति द्वारा एक मृत अंत में मजबूर पाते हैं, तो आप हमेशा आसानी से बच सकते हैं। ऐसी ईश्वरीय वस्तु प्राप्त करने के लिए बधाई हो सर। ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई तुम पर नजर रख रहा है। हम्फ। आकाश में दूर छोटी जैस्मिन ने अपनी नाक रगड़ी और हल्की सी खर्राटे निकाली। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि टेलीपोर्टेशन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यह आपको कहां भेजेगा। विश्व पियसर स्तर पर स्थानिक शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नियंत्रित कर सके।
शून्य भ्रम पत्थर को वापस लेने के बाद यूचे को सुरक्षा की एक अतिरिक्त भावना महसूस हुई। यह अगोचर चट्टान जो उसने लेई कियानफेंग के शरीर से ली थी, एक शक्तिशाली जीवन रक्षक खजाना बन गई। इसके अलावा अब उसके पास डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड के साथ साथ 2 गहरे इमेजरी स्टोन भी थे, जिससे उसे डिवाइन मार्शल रीम पर भारी लाभ मिला। लेई कियानफेंग अनगिनत घृणित कार्यों का दुष्ट था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह सचमुच युनथाचे के संरक्षक देवदूत अमर सम्राट ग्रास के संबंध में कोई समाचार? यू चे ने पूछा। जी रुयान ने अपना सिर हिलाया। मेरे पिता ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से जन्मे, जो वादों और उपकार दोनों का सम्मान करता है, वह आपके द्वारा हमें दिए गए अनुग्रह और उपकार को कभी नहीं भूलेगा और यहाँ तक कि आपको चुकाने के तरीके के बारे में लगातार विलाप भी करेगा। आपकी जो भी विनती होगी, मेरे पिता अवश्य उसकी पूरी सहायता करेंगे। असल में वह आपसे पहले इसे ढूंढना चाहता है। कृपया निश्चिंत रहें, मुझे विश्वास है कि 1 साल के भीतर हमारे पास कुछ परिणाम होंगे। यू चे ने कृतज्ञता में सिर हिलाया। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। जी रुयान धीरे से मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से युन चे को देखा और अचानक लेकिन धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या मुझे सर लिंग युन का असली नाम जानने का सौभाग्य मिला है? उसकी दृष्टि पानी की तरह साफ, बादलों की तरह कोमल थी। उसके पास नेक इरादों के अलावा कुछ नहीं था। यू चे ज्यादा विचार किए बिना यू चे ने धीरे से उत्तर दिया। उन्होंने शुरू में अपना असली नाम गुप्त रखा था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि खबर स्नो सॉन्ग दायरे तक पहुंच जाएगी। डाकिया क्षेत्र में रहते हुए उसने पहले ही रुयान और अपने बीच पर्याप्त विश्वास बना लिया था। ऐसे में उसे अपना असली नाम उससे छुपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसके होंठ धीरे से आपस में चिपके हुए थे और उसकी खूबसूरत आंखें चमक से चमक उठी। उसने धीरे से उत्तर दिया, रुयान ये 2 शब्द जीवन भर याद रखेगा। जीजा जी। जैसे ही जी रुयान ने बोलना समाप्त किया, ऊपर से एक युवा लड़की की तेज और तीखी आवाज आई, जिससे वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। छोटी जैस्मीन उतरी और यू चे के पास फिसल गई। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप फिर से घायल क्यों हो गए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी रुयान का मुंह खुला रह गया। उसने रंग बिरंगी पोशाक में परी जैसी सुंदर छोटी राजकुमारी को देखा। सर, उसने आपको बुलाया। जीजा जी। छोटी जैस्मीन को बस उसकी उपस्थिति का आभास हुआ और वह उसकी ओर मुड़ गई, उसे संदेह से देखते हुए बोली, जीजा जी, ये आंटी कौन है? इससे पहले कि यू चे या जी रुयान प्रतिक्रिया दे पाते, छोटी जैस्मिन अचानक तीखी आवाज में चिल्लाई, आह! जीजा जी, आप वास्तव में बड़ी बहन की पीठ पीछे बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये कैसे कर सकती है? बड़ी बहन ने हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वह आपसे इस हद तक प्यार करती है कि उसने इतने सारे अन्याय सहे हैं, लेकिन न केवल आपको उसकी परवाह नहीं है, बल्कि आप वास्तव में किसी अन्य महिला से लिप्ट रहे हैं। तुम बहुत क्रूर हो। वो बड़ी बहन बहुत दयनीय है। छोटी बहन। एक बार छोटी जैस्मीन प्रकट हुई। जी रुयान को उससे थोड़ी शत्रुता महसूस होने लगी थी। सर, और मैं वास्तव में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जीजा जी। छोटी जैस्मीन को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि वह क्या कहने जा रही थी और उसने जोर से यू चे को डांटना जारी रखा, आप इसके लिए बड़ी बहन को कैसे जवाब दे सकते हैं? और न केवल यह महिला बड़ी बहन से बड़ी है, बल्कि वह बड़ी बहन से भी बदसूरत है। और वह बड़ी बहन जितनी कोमल नहीं है। इस तथ्य को छोड़कर कि उसकी छाती थोड़ी बड़ी है, उसकी तुलना बड़ी बहन से कैसे की जा सकती है? हाँ असल में, मैं बड़ी बहन को बताने के लिए घर जा रहा हूँ। वह तुम्हें हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी रुयान उठ खड़ी हुई, उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी। सर, ऐसा लगता है कि आपको कुछ घरेलू मामले निपटाने हैं। रुयान पहले प्रस्थान करेगा। जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं तुरंत आपसे संपर्क करूंगा। लिटिल जैस्मीन की ओर से लगातार आ रही डांट के बीच जी रुयान उड़ गया। यू चे ने आगे बढ़कर लिटिल जैस्मीन के मशीन गन जैसे मुंह को ढक दिया। ठीक है, ये काफी है। अपना अभिनय बंद करो। थप्पड़। छोटी जैस्मिन ने अपनी हथेली से उसकी बाह को मारा और उसके चेहरे पर रोश की तस्वीर उभर आई। वह खींचकर बोली, कौन नाटक कर रहा है? इसे अभी थूक दो। आपके और उस महिला के बीच क्या संबंध है? क्या तुमने उसे बहकाया या उसने तुम्हें बहकाया? हमारे बीच इस तरह का हास्यास्पद रिश्ता नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बकवास। तो फिर आप दोनों एक साथ इतने करीब क्यों बैठे थे और आपकी बातचीत इतनी जीवंत क्यों थी? युन चे ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है।
इसे बस ऐसे ही समझो कि मैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना है? इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? नन्ही जैस्मिन की आवाज सब तक उठी, तुम मेरे जीजा हो, तुम्हारे पास पहले से ही मेरी बड़ी बहन है, तुम किसी अन्य महिला के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? हा हा हा, युन चे जोर से हंसते हुए बोली, छोटी लड़की, भले ही आप अपनी भूमिका के प्रति इतनी प्रतिबद्ध हो कि आपने वास्तविकता की सारी समझ खो दी है, फिर भी आपको एक चीज के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जैस्मिन मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी मालिक है। छोटी जैस्मिन स्तब्ध रह गई, उसने कुछ बार पलकें झपकाई और उसकी आवाज धीमी हो गई, क्या ऐसा है? मैं उसे याद क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? आह, कौन परवाह करता है? मैंने तुम्हें जीजाजी कहना शुरू कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी अन्य महिला के करीब जाने की इजाजत नहीं है। करीब आने की इजाजत नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे आगे बढ़ा, धीरे धीरे खुद को लिटिल जैस्मीन के चेहरे के करीब लाया। हर बार जब भी तुम चाहो मुझे ढूंढने में सक्षम होना। मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे ये सोचने में अधिक रुचि क्यों है कि मेरे करीब आने के लिए आपके पास कुछ विशिष्ट डिजाइन है। आप वास्तव में कौन है? युन चे की तीव्र चकाचौंध के तहत छोटी जैस्मीन को थोड़ा घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी उसकी नजरों से नहीं हटी। ऐसा लग रहा था मानो दो चमकीले तारे उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से आपकी सबसे सुंदर और प्यारी छोटी भाभी हूँ। मेरे जीजाजी होने के नाते तुम्हें मेरी बातें आज्ञाकारी ढंग से सुननी चाहिए। अब से उस महिला के बहुत करीब मत जाओ। वास्तव में किसी अन्य महिला के करीब मत जाओ, यदि नहीं। उसने चेतावनी के रूप में उसे तीव्र और धमकी भरी दृष्टि से देखा। फिर वह मुड़ी और बिना पीछे मुड़े चली गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटी जैस्मीन जिस दिशा में गई थी, उस दिशा में देखते हुए यू चे ने गहरी सोच में डूबना शुरू कर दिया। उस समय के बारे में सोचते हुए जब वह पहली बार लिटिल जैस्मीन से मिला था, ऐसा लगता था जैसे यह एक पूर्ण संयोग था कि यह एक हानिकर आकस्मिक मुलाकात थी। हालांकि बाद में लिटिल जैस्मीन के आसपास सब कुछ अजीब होने लगा। दुनिया में वह कौन है? यू चे ने एक बार फिर मन में सोचा। युन चे की साधना और दैवीय मार्ग में सफलता की अवधि बहुत कम थी। कुछ ही समय बाद म्यू जुआनिन की आईसी फीनिक्स महत्वपूर्ण यिन ऊर्जा ने उसे डाइविंग मूल क्षेत्र से सीधे दिव्य आत्मा क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति दी थी। उनका अचानक उछाल इस तथ्य के साथ कि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परिणाम स्वरूप दिव्य मार्ग के बारे में उनकी वर्तमान समझ बेहद उथली हो गई। ब्लैक सोल माउंटेन में 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद उनकी गहन शक्ति में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। युन चे ने अंततः इस तथ्य को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने अपना प्रशिक्षण बंद कर दिया और दिव्य आत्मा क्षेत्र के आसपास के कानूनों की गहराई को समझना और विचार करना शुरू कर दिया। यदि जैस्मीन या म्यू जुआनिन उसके साथ होते, तो उनके मार्गदर्शन और समझने की अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ वह बहुत जल्द बाधाओं को तोड़ने में सक्षम होता। भले ही उसे किसी बाहरी वस्तु या खजाने से मदद न मिले, उसकी गहन शक्ति अन्य सामान्य गहन विशेषज्ञों से कहीं अधिक बढ़कर कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि अपने आप में वह दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में भी स्थिर नहीं था, इसलिए बिना सहायता के दैवीय आत्मा क्षेत्र से गुजरना एक बहुत मुश्किल काम था। उनकी गहन शक्ति अद्वितीय थी और उनके शरीर में कई रहस्य थे जो बाहरी लोगों को नहीं बताए जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अन्य विशेषज्ञों से मदद लेने से परहेज किया। परिणाम स्वरूप दैवीय मार्ग के बारे में उनका ज्ञान और समझ इतनी उथली थी कि इससे उनकी प्रगति बेहद धीमी हो गई। इससे पहले कि उसे पता चलता, यू चे पहले ही ब्लैक सोल माउंटेन में 5 महीने बिता चुका था। उनकी गहन शक्ति अभी भी दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी। उसने रत्ती भर भी प्रगति नहीं की थी। अपनी आंखें खोलते हुए यू चे ने एक भारी आह भरी, दिव्य तरीके से प्रशिक्षण बहुत कठिन है। जब मैं अभी भी स्नो सॉन्ग दायरे में था तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा था, लेकिन अब जब मैंने मास्टर को छोड़ दिया है। चबाना कुरकुरा कुरकुरा, चबाना कुरकुरा कुरकुरा। एक मजबूत दिव्य आभा वाली तलवार को हागा द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था, जैसे वह पतली और नर्म बर्फ का एक टुकड़ा हो जिसे टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो। हागा खुशी से कुछ खा रही थी और साथ ही अपना मुंह भरकर बोल रही थी, मास्टर वापस क्यों नहीं जाते? ये वहाँ बहुत सफेद है। होनगर को ये सचमुच बहुत पसंद आया। अगर मैं वापस गया तो मास्टर मुझे मार डालेंगे। यदि मैं मर गया तो तुम अंततः भूख से मर जाओगे। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग पर हुई घटनाओं और म्यू जुआनिन की विक्षुब्ध अवस्था और रोने को याद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपना माथा पोंछ लिया।
ऐसा लगता है कि अब हमारे पास देखने के लिए केवल अमर सम्राट ग्रास ही है। यू चे के ध्वनि ट्रांसमिशन जेड से अचानक गहन ऊर्जा का तीव्र प्रवाह आया। उसने झट से उसे उठा लिया। सर, अमर सम्राट ग्रास की खबर है। यू चे तेजी से उठ खड़ा हुआ। ये कहाँ है? कौन सा सितारा क्षेत्र? डाकिया क्षेत्र के उत्तर में 3 सितारा क्षेत्र हैं जो एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं। तीनों तारामंडल एक ऐसे क्षेत्र का सामना करते हैं जहां एक विशाल महासागर है और उस महासागर के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम इल्यूसरी सी आइलैंड है। अमर सम्राट ग्रास की तरंगे स्पष्ट रूप से द्वीप पर स्थित प्राचीन गुप्त स्थानों में से एक से उत्पन्न हुई थी। अमर सम्राट ग्रास का जन्म केवल प्रारंभिक अराजकता से ही हो सकता है और यह आमतौर पर प्राचीन गुप्त क्षेत्रों में प्रकट होता है। ये लगभग हमेशा ऊपरी या मध्य सितारा क्षेत्र के गुप्त क्षेत्रों में दिखाई देता है। इस बार निचले सितारा क्षेत्र में इसकी उपस्थिति एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य है। निचला तारा क्षेत्र। यू चे आश्चर्यचकित था। ये सही है, यह एक अच्छी खबर मानी जाती थी, लेकिन इल्यूसरी सी आइलैंड का कोई निश्चित शासक नहीं है और यह किसी तारा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यह उन तीनों शासक संप्रदायों द्वारा शासित है जो 3 सितारा क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। द्वीप के गुप्त क्षेत्र ब्रह्मपूर्ण सागर प्राचीन क्षेत्र को खोलने के लिए सभी 3 शासक संप्रदायों की आवश्यकता है। ये जानते हुए कि युनचे को विभिन्न बड़े तारा लोकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसने विस्तार से बताना शुरू किया। ब्रह्मे सागर प्राचीन क्षेत्र एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध गुप्त क्षेत्र है। निचले लोकों के अधिकांश गुप्त लोकों की शक्तियां कमजोर हो गई हैं, कुछ पहले से ही ढहने के कगार पर है। हालांकि ब्रह्मपूर्ण सागर प्राचीन क्षेत्र को छोटा माना जाता है, लेकिन इसके भीतर की ऊर्जा और कानून बेहद मजबूत हैं, जिनमें गिरावट का कोई संकेत नहीं है। हर बार जब वे क्षेत्र खोलते हैं तो कई आकस्मिक मुठभेड़ और मौके हमेशा सामने आते हैं। इस प्रकार 3 सितारा क्षेत्र इल्यूसरी सी प्राचीन क्षेत्र को एक महान खजाने के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी अत्यधिक खोज नहीं की है और केवल हर 50 वर्षों में इस क्षेत्र को खोलते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से अपने शिष्यों को खुद को संयमित करने और आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश करने का मौका देने के लिए किया जाता है। कौन उम्मीद करेगा कि इस बार जब वे इसे खोलेंगे तो उन्हें इतनी उच्च रैंक वाली आभा मिलेगी। अमर सम्राट घास एक ऐसी वस्तु है जिसकी कोई इच्छा कर सकता है, लेकिन केवल ऊपरी तारा क्षेत्र में संयोग से ही मिलता है। निचले तारा क्षेत्र में इसके प्रदर्शित होने की बात तो दूर की बात है। एक बार जब 3 बड़े सितारा क्षेत्रों के राजा इसकी आभा का पता लगाने के बाद पुष्टि प्राप्त कर लेंगे तो वे निश्चित रूप से इल्यूसरी सी द्वीप की ओर प्रस्थान करेंगे। हो सकता है कि वे पहले से ही इल्यूसरी सी एंशिएंट रियलम के अंदर इकट्ठे हो गए हो। जी रुयान ने सावधानी के साथ चेतावनी दी। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमर सम्राट ग्रास को किसी भी राजा के हाथों में भूमि मिलनी चाहिए, चाहे पिता कितने भी गहरे पत्थर देने को तैयार हो, वह इसे खरीदने में असमर्थ होगा। आखिरकार किसी क्षेत्र के शासक को गहरे पत्थरों की परवाह नहीं है। हमें जो करना है वह अमर सम्राट ग्रास के लिए समान रैंक के दिव्य खजाने का व्यापार करना है, लेकिन हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसलिए हालांकि हमारे पास खबर है, लेकिन इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे आशा है कि इल्यूसरी सी आइलैंड कहाँ है? यू चे ने जल्दी से दबाव डाला। क्या उस स्थान के पास कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है? जी रुयान तुरंत उसके इरादों को समझ गए और उत्सुकता से उत्तर दिया, सर, आपको ऐसा कोई इरादा नहीं रखना चाहिए। इल्यूसरी सी आइलैंड उन 3 सितारा क्षेत्रों द्वारा साझा किया जाता है। आमतौर पर आम बाहरी लोगों को इस पर पैर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी घटना होने पर वे निश्चित रूप से किसी को भी उस जगह के पास नहीं जाने देंगे। कोई भी अतिरिक्त जानकारी निश्चित रूप से पूर्ण लॉकडाउन के अंतर्गत होगी। वहां है या नहीं है? यू चे ने एक बार फिर दबाव डाला। वहां वास्तव में है। डाकिया क्षेत्र वास्तव में इल्यूसरी सी द्वीप से बहुत दूर नहीं है, अन्यथा हमें इतनी जल्दी खबर नहीं मिलती। मैं अभी डाकिया शहर जा रहा हूँ। 6 घंटे बाद यू चे डाकिया शहर के केंद्र में पहुंचा और जी रुयान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हमें अभी अभी जानकारी मिली है, 3 सितारा लोकों के सभी 3 महान क्षेत्र राजा व्यक्तिगत रूप से इल्यूसरी सी एंशिएंट रियलम में पहुंचे हैं। उन्होंने अमर सम्राट ग्रास की आभा का उसके स्रोत तक पता लगा लिया है। उन्होंने पाया है कि गहरे भूमिगत में पहले से अनदेखा एक सीलिंग गहरी संरचना थी। ऐसा लगता है कि यह एक विशाल भूमिगत महल की रक्षा कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि अमर सम्राट ग्रास को उस भूमिगत महल के भीतर होना चाहिए? यू चे ने गंभीरता से पूछा। ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि वह सीलिंग गहन संरचना बहुत लंबे समय से मौजूद है, लेकिन इसकी अवशेष शक्ति अभी भी भयावह रूप से मजबूत बनी हुई है। यहाँ तक कि 3 राज्यों के राजाओं के संयुक्त प्रयास भी थोड़े समय के भीतर इसे तोड़ने में असमर्थ हैं।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, क्या ये खबर फैलती है और मध्य या ऊपरी सितारा क्षेत्रों को अमर सम्राट ग्रास के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। भले ही वह उनका क्षेत्र हो, वे अमर सम्राट ग्रास को प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं। तो अभी 3 शासक संप्रदायों ने समाचार फैलाने और अपने 3 सितारा क्षेत्रों के सभी बड़े संप्रदायों और विशेषज्ञों को गठन को तोड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करने में अपने सभी प्रयास खर्च किए हैं। गठन को तोड़ने में मदद करने के लिए उनकी शर्तें ये हैं कि उनके संप्रदाय ब्रह्मपूर्ण सागर प्राचीन क्षेत्र का पता लगाने के लिए 3 शासक संप्रदायों के साथ अपने कई शिष्यों को भेजने में सक्षम होंगे। एक लंबी सांस में महत्वपूर्ण समाचार बताने के बाद जीरुयान ने आखिरकार हवा की एक और सांस ली। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति धारण की। तुम्हारे जिद्दी व्यक्तित्व के कारण मुझे पता है कि तुमने जो भी निर्णय लिया है उसके बारे में मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। इस बार उन्होंने सील तोड़ने के लिए कई मजबूत विशेषज्ञों को भूमिगत महल में आमंत्रित किया है, इसलिए यह आपके लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे अच्छा मौका है। बात बस इतनी सी है कि उन 3 शासक संप्रदायों की शक्तियां और क्षमताएं सोल संप्रदाय से काफी बेहतर है। सील तोड़ने के बाद अमर सम्राट ग्रास को 3 महान साम्राज्य के राजाओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुनर्प्राप्त भी नहीं किया जा सकता था। मैं जो कह रहा हूँ वह ये है, अगर चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि जल्दबाजी में जोखिम न ले। शायद तुम्हारे यहाँ वापस आने से पहले ही पिताजी वहाँ से खुशखबरी भेज चुके होंगे। जीरुयान वास्तव में यूचे के लिए चिंतित थी और वह चुपचाप अपनी असमर्थता के लिए खुद को कोसती थी। यूचे मुस्कुराया। हालांकि आशा कम है और दांव ऊंचे हैं, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं जाता तो मैं हमेशा असमंजस महसूस करूंगा। लेकिन चिंता मत करो, भले ही मैं वास्तव में अमर सम्राट ग्रास को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आत्मघाती होने की हद तक मूर्ख नहीं हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला तो मैं आज्ञाकारी ढंग से यहाँ वापस आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद जीरुयान ने थोड़ा आराम किया। आयामी संरचना तैयार हो गई है। हम आपको 3 सितारा क्षेत्रों में से एक सी गैजिंग क्षेत्र में भेज सकते हैं। सी गैजिंग क्षेत्र से आप उत्तर की ओर बढ़ना जारी रख सकते हैं। करीब 10,000 किलोमीटर लंबे समुद्र को पार करने के बाद आप इल्यूसरी सी आइलैंड पहुंचेंगे। अपनी गति से आप लगभग 1 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। मैं इल्यूसरी सी आइलैंड का स्थान और 3 सितारा क्षेत्रों से संबंधित जानकारी एक दिमागी छाप के माध्यम से भेजूंगा। जब आप द्वीप पर पहुंचेंगे तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। 1 दिन बाद इल्यूसरी सी आइलैंड पर। इल्यूसरी सी आइलैंड अपेक्षा से छोटा था। यह 50 किलोमीटर से अधिक चौड़ा नहीं था। यह एक विशाल महासागर के भीतर स्थित था और इसके चारों ओर की हवा बहुत नम थी और खारे पानी की घनी गंध से भरी हुई थी। बीच बीच में लहरों के टकराने की कानों को छेद देने वाली गड़गड़ाती आवाजें सुनाई देती थी। एक बार जब वह द्वीप में प्रवेश कर गया तो युनचे ने तुरंत खुद को छुपा लिया। द्वीप में बहुत अधिक लोग नहीं थे और उनकी गहन शक्ति भी अधिक नहीं थी। वे अधिकतर दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में थे। युनचे ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वह द्वीप के मध्य के पास पहुंचा, वह वहीं रुक गया। आगे उसने एक बड़ा स्थानिक भंवर देखा जो अंतहीन रूप से घूमता रहा। वह किसी विशाल राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ही वह पास आएगा, यह उसे कभी न खत्म होने वाली खाई में ले जाएगा। वह ब्रह्मे सागर प्राचीन क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। बिना कुछ और सोचे यूचे जल्दी से करीब आ गया। प्रवेश द्वार के आसपास लगभग 1 दर्जन अजीब लोग पहरा दे रहे थे। उनकी धीमी गति और भाव भंगिमाओं से उनकी सुरक्षा अनावश्यक लग रही थी। आज जो लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे वे 3 लोगों के चरम विशेषज्ञ थे, तो उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होगी? उन्हें वहां रखने का एकमात्र कारण संभवतः प्रवेश द्वार के करीब आने वाले किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को भगाना था। डाकिया क्षेत्र छोड़ने से पहले जीरुयान ने यूचे को बार बार बताया था कि सभी 3 महान क्षेत्र के राजा पहले ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और पहले से ही सील को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। यथाशीघ्र सील को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने संबंधित सितारा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को अपने साथ लाने के लिए निमंत्रण और जबरदस्ती के संयोजन का उपयोग किया। इस समय गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हो रहा था उसका सबसे उपयुक्त वर्णन हत्यारे शार्क का पागल नृत्य कहा जा सकता है। 3 दिव्य राजा और बड़ी संख्या में दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ गुप्त क्षेत्र में थे। वह एक छोटी मछली की तरह था जो शार्क के समूह का भोजन चुराने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैं पहले से ही यहाँ हूँ, पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। अपनी अदृश्य स्थिति को बनाए रखते हुए यूचे तेजी से भंवर में बंद हो गया। उसने अपने बाएं हाथ को ध्यान से देखा।
तीन बड़े तारा लोगों की संयुक्त सेना के चंगुल से कुछ छीनना निश्चित रूप से असंभव था। उनकी वर्तमान यात्रा किसी आवेग और उग्रता के क्षण में नहीं की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे स्काई पॉइजन पल की मदद मिली थी। आकाश विश्व मोती। स्काई पॉइजन पल के मार्गदर्शन से वह अमर सम्राट ग्रास के स्थान पर ताला लगाने में सक्षम था। हालांकि तीन बड़े सितारा क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सामने इस मदद को सबसे कमजोर माना जा सकता है। भावर में प्रवेश करने के बाद उसकी अदृश्यता अवश्य ही लुप्त हो जाएगी। बीमा के रूप में जब युनचे करीब आया तो उसने चुपचाप अपना रेड बटरफ्लाई डोमेन जारी कर दिया, जिससे सुरक्षा कर रहे सभी शिष्य अचेत हो गए। जैसे ही उन्हें होश आया, युनचे पहले ही भावर में गायब हो चुका था। जैसे ही उन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, कानूनों की हवा और आभा में स्पष्ट परिवर्तन आया। इससे पहले कि युनचे को अपने परिवेश का अध्ययन करने का समय मिलता, उसने लगातार विस्फोटों की बौछार सुनी। लगभग 50 किलोमीटर आगे कभी न खत्म होने वाली तेज लहरों के साथ अनगिनत तेज और उज्जवल चमकती गहरी रोशनियां थीं। उस दिशा से एक हिंसक आभा आती हुई महसूस की जा सकती थी। युनचे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से उस क्षेत्र के करीब पहुंच गया। जल्द ही गहन रोशनी का स्रोत आगे विशेषज्ञों की कई आकृतियों में बदल गया। जमीन हर तरफ दरार युक्त थी और दरारों और नालियों के बीच में लगभग 30 मीटर गहरी सीलन भरी संरचना थी। हालांकि यह कमजोर दिखता था, लेकिन इसके चारों ओर एक बहुत घनी प्राचीन आभा थी, जैसे कि यह पूरी तरह से चमकते गहरे पत्थरों से बना हो। संरचना के ऊपर हवा में सैकड़ों विचित्र आकृतियां तैर रही थीं। उन्होंने अपनी गहन ऊर्जाओं को मुक्त कर दिया था और उन्हें भयानक गहन ऊर्जा की एक धारा में समेकित कर दिया था, जो सील के खिलाफ तेजी से और लगातार टकराती थी। यदि निचले तारा मंडलों का कोई गहन विशेषज्ञ यहाँ होता, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो, तो वे सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। यह 100 से अधिक गहन अभ्यासकर्ताओं की संयुक्त शक्तियां थीं, जो एक गहन गठन पर प्रहार कर रही थीं, जिनमें से कोई भी इसके अधीन नहीं था। दिव्य आत्मा क्षेत्र। निचले तारा मंडलों में एक दिव्य राजा को एक ईश्वरीय अस्तित्व माना जाएगा। निचले तारा लोकों के लगभग आधे हिस्से में भी कोई दिव्य राजा था। उनमें से बड़ी संख्या में सबसे शक्तिशाली केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र में थे। केवल बहुत कम संख्या में निचले तारा मंडलों में 2 या 2 से अधिक दिव्य राजा थे। इसलिए दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को निचले सितारा क्षेत्रों में अजेय अस्तित्व माना जाता था। फिर भी उनमें से 100 से अधिक यहाँ प्रकट हुए थे। युनचे ने गहन ऊर्जा की निरंतर चमक को देखा। उसने केंद्र की ओर देखा। 100 से अधिक दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों के केंद्र में 3 आकृतियां थीं, और उन तीनों से जो गहन ऊर्जा आई, वह 100 अन्य दिव्य आत्मा विशेषज्ञों की संयुक्त ऊर्जा से भी अधिक भयावह थी। उनके आसपास की आभा भयावह रूप से सभी दिव्य आत्मा विशेषज्ञों को दबाने में सक्षम थी। वे 3 अगम्य पर्वतों की तरह थे, जो दिखने वाली हर चीज को दबा देते थे, जिससे उपस्थित किसी भी व्यक्ति में डर पैदा हो जाता था। ये तिकड़ी निस्संदेह 3 सितारा क्षेत्र के राजा थे, जिन्होंने इस गुप्त क्षेत्र को साझा किया था। रुयान की जानकारी के आधार पर युनचे ने बहुत जल्दी उनकी पहचान कर ली। बाईं ओर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहाड़ की तरह बना हुआ था। उसका व्यवहार बिजली की तरह प्रभावशाली था। उसे सी गैजिंग क्षेत्र का महान क्षेत्र राजा होना चाहिए और सी गैजिंग क्षेत्र के सत्तारूढ़ ओशन टनिंग डिवाइन संप्रदाय का संप्रदाय स्वामी भी होना चाहिए, हान कुवान। दाहिनी ओर एक भव्य सुनहरा वस्त्र पहने एक व्यक्ति था। उसके बारे में कुलीनता का आभास था, फिर भी उसका स्वभाव दुष्ट और खतरनाक था। जिसका नाम सम्राट नानली रखा गया, वह दक्षिणी चिरस्थायी क्षेत्र का सम्राट और महान क्षेत्र का राजा दोनों था। बीच में एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति था। भले ही वह अपनी पूरी ताकत से गहन ऊर्जा छोड़ रहा था, फिर भी वह शांत पानी की तरह शांत लग रहा था। जरा भी जुल्म का एहसास नहीं हुआ। वह अज्योर हेस क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा शासक संप्रदाय के द्वीप स्वामी मुबैमेई थे। वह तीनों में सबसे ताकतवर था। 3 दिव्य राजाओं और 100 से अधिक दिव्य आत्मा विशेषज्ञों की संयुक्त शक्तियों ने आकाश को ढक दिया, जिससे आकाश हिल गया और जमीन हिल गई। इस क्षेत्र में हजारों विभिन्न संप्रदाय के सदस्य थे, जो 3 बड़े सितारा क्षेत्रों से आए थे। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर खड़े थे। उनके चेहरे दृश्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अपनी दूरी के बावजूद कुछ कमजोर और युवा शिष्यों को अभी भी गहन ऊर्जा तूफान के सामने मजबूती से खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। आकाश में चट्टानें और धूल भर गई थी और हवा उमड़ते समुद्र की तरह अशांत थी। 3 महान क्षेत्र के राजाओं के सीधे आदेश के बिना इन दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने आने की हिम्मत नहीं की होगी। अपने संप्रदाय के शिष्यों को गुप्त क्षेत्र में लाने की तो बात ही छोड़ दे।
3 बड़े तारा मंडलों की शक्ति का ये कच्चा प्रदर्शन काफी समय तक जारी रहा। दैवीय आत्मा के कई विशेषज्ञों के सिर पसीने से भरे हुए थे, लेकिन उनके हमलों का भार सहन करने वाली गहरी संरचना हिलती नहीं दिख रही थी। युन चे ने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की और एक चट्टान के पीछे छिप गया और चुपचाप आक्रमण करने वालों में से प्रत्येक की गतिविधियों को देखता रहा। उसकी भौहें तन गईं और पता नहीं वह क्या सोच रहा था।